नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। स्टूडेंट्स, आज हम रोगी को दाखिल करने में जीडीए की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। रोगी को दाखिल करने का अर्थ है रोगी को उस रोग के अवलोकन, जांच और उपचार के लिए अस्पताल में रहने की इजाज़त देता है जिसके कारण वह पीड़ित है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि रोगी जो अस्पताल में आया है, हम पहले उसकी जांच करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, उसको क्या क्या बीमारी है, क्या सिम्टम है, उसका वाइटल्स देखेंगे। उसके बाद उसे हम अस्पताल में भर्ती होने की इजाज़त देते हैं, उसको हम भर्ती करते हैं जिस रोग के कारण वह पीड़ित होके आया है। उसके बाद ही उसको हम जांच के उपरांत ही अस्पताल में एडमिट करते हैं। अस्पताल में रोगी को 2 तरीके से भर्ती किया जाता है। पहला है नियमित प्रवेश। नियमित प्रवेश का मतलब होता है स्टूडेंट, सामान्य रोग से पीड़ित मरीज, वह मरीज जो सामान्य रोग जैसे नॉर्मल बुखार, उसको 2-4 दिनों से बुखार आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या उसकी कोई ऑपरेशन होनी है, शल्य क्रिया होना है ना, उसका कोई ऑपरेशन करना है, तो वो सामान्य प्रवेश में आता है, नियमित प्रवेश में आता है। या जिसका रक्तचाप बढ़ा हुआ हो, ब्लड प्रेशर का मरीज हो, या शुगर का मरीज है ना, तो ऐसे रोगी को हम नियमित प्रवेश में लेते हैं, है ना, जो ओपीडी में आता है, दिखाता है और चला जाता है। ज़रूरत है तो हम उसको एडमिट करेंगे, नहीं है तो वापस घर भेज देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होता है आपातकालीन प्रवेश। आपातकालीन प्रवेश क्या है? वो मरीज जिसे तत्काल उपचार की आवश्यकता हो, जैसा कि हृदय आघात हुआ है ना, जिसमें वो मरीज होते हैं जैसे तुरंत उपचार की आवश्यकता है, हृदय आघात या आग से जला हुआ मरीज। उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि जिसे हम 1 सेकंड भी समय गंवाए बिना, है ना, बिना समय खोए उसको तुरंत उपचार करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक दैट, जिस मरीज को आग से जल गया है ना, कोई गांव में रहते हैं, है ना, आग तापते हैं, कुछ भी काम ऐसे होता है जिसमें उनमें आगों में जल जाते हैं, या गर्म तेल के छींटे पड़ गए, या गर्म तेल उसके ऊपर गिर गया, या गैस कांड हो गया, गैस फट गई, तो इन कारणों से उसे हम हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं तुरंत, बिना ओपीडी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट अस्पताल में आपातकालीन विभाग से भर्ती करते हैं। दूसरा हृदय आघात, जिसको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक वाले मरीज भी स्टूडेंट्स कभी भी ओपीडी में नहीं जाता है, उसे तुरंत हम आईसीयू में लेते हैं, है ना। इसके बाद प्रसव पीड़ा, जिसको डिलीवरी होने वाली है ना, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको डिलीवरी होने वाली है, उसको हम तुरंत आपातकालीन प्रवेश के माध्यम से भर्ती करते हैं। कोई फूड पॉइजनिंग है या जहर खाया हुआ है, जो जहर खाया हुआ है उसे भी हम आपातकाल प्रवेश में लेते हैं ना। हो सकता है उसने सल्फास की गोलियां खाई हो, या कोई पॉइजनिंग, या सांप ने डसा हुआ हो, तो ऐसे केसेस को हम आपातकालीन में भर्ती करते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट्स चिकित्सालय में प्रवेश करना। चिकित्सालय में जो हम प्रवेश करते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि पहला प्रभाव बहुत गहरा होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप जिसके सामने पहली बार जैसा मिलोगे, आपकी छवि उसके सामने हमेशा उसी तरह की बनी रहती है ना। यही हमारा हॉस्पिटल में भी होता है कि जब रोगी हमारे पास पहली बार आता है, हम उसे जिस बिहेव से मिलते हैं, उसके साथ वाले, उसके अटेंडर और रोगी वही देखता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये नर्स अच्छी है, या ये जीडी अच्छा है। बाकी जो उसे मिसबिहेव करके बात करता है, इरिटेबल नेचर से बात करता है, उसको वो थोड़ा सा दूसरी नज़र से देखते हैं कि ये हमसे
अच्छे से इलाज नहीं कर पाएगा, है ना। ओपीडी रोगी व उसके साथ वालों से विनम्रता बात करनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी पेशेंट आता है उसे हमें विनम्रतापूर्वक आराम से शालीनता से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है वो परेशान हुआ व्यक्ति रहता है, कोई खुशी से हॉस्पिटल कभी नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसको समस्याएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, तभी वो हॉस्पिटल में आता है। तो हमें उस समय हॉस्पिटल में जो भी रोगी आया है या जो उसको साथ में लेके आया है उसे बहुत विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए, बहुत शालीनता से बात करनी चाहिए, है ना। उसके बाद उसे हम आपातकाल में उपचार में के लिए भर्ती करेंगे, बिना देरी किए हुए। स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए हमें उसे तुरंत उपचार करना प्रारंभ कर देना है। जिस तरह से अस्पताल में एक नर्स, एक डॉक्टर रोगी से बात करता है, उसी तरह से रोगी या उसके साथ वाले से, है ना, समस्त स्टाफ को, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ हो या वो अकाउंट डिपार्टमेंट हो या रिसेप्शन डिपार्टमेंट हो, फार्मेसी डिपार्टमेंट हो, रोगी से या रोगी के अटेंडर से हमें विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए, है ना। इसके बाद हम नोट करेंगे व्यक्तिगत डेटा और चिकित्सकीय डेटा रिकॉर्ड। तो व्यक्तिगत डेटा में क्या होता है और चिकित्सकीय डेटा में क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। व्यक्तिगत रिकॉर्ड में सबसे पहले आता है रोगी का नाम। हम सबसे पहले अंकित करेंगे क्या, रोगी का क्या नाम है, फिर उसकी उम्र, किस उम्र का है, फिर लिंग, वो मेल है कि फीमेल है, व्यवसाय, वो किस व्यवसाय से है, उसका पेशा क्या है, वैवाहिक स्थिति, क्या वो शादीशुदा है, और लास्ट में उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे हम, है ना। इसके बाद आता है चिकित्सकीय डेटा। चिकित्सकीय डेटा में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या क्या आता है, पहला आता है ब्लड प्रेशर, बीपी 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। फिर आता है पल्स रेट। पल्स क्या होती है, 72 से 80 बीट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में 72 से 80 बार हमारी नाड़ी दर चलनी चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। कितना स्टूडेंट्स, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आगे इसी को हम सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। रिस्पायरेशन मतलब हम सांस, 1 मिनट में हम सांस कितनी बार ले रहे हैं। 1 मिनट में स्टूडेंट्स हम सांस लेते हैं 16 से 20 बार। हमारा जो रेशियो होता है वो 1 मिनट में 16 से 20 बार हमारा नॉर्मल रिस्पायरेशन होता है। अगर उससे कम हो रहा है तो भी हम अस्थमेटिक पेशेंट हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है ना। तो इस तरह से हमें उसको भी ध्यान में देखना है। हमारा लास्ट ऑप्शन आता है चिकित्सकीय डेटा में वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है, सॉरी SpO2। SpO2 क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितने % है। नॉर्मल ऑक्सीजन वैल्यू जो होती है वो 90% से 100% के बीच में होनी चाहिए। अगर 90 से कम है, जैसे किसी का 80 है या 84 है, तो ऐसे पेशेंट अस्थमेटिक पेशेंट कहलाते हैं, अस्थमा वाले मरीज होते हैं। तो अस्थमा वाले मरीजों को स्टूडेंट्स कभी भी उनका 90 के 84 के ऊपर सेचुरेशन नहीं जाता है। उनका नॉर्मल ऑक्सीजन जो होगा ना वो 80% या 84% इतना ही एबव रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में हम किन किन चीज़ों की जांच करते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स सिर से लेके पैर तक गहराई से जांच की जाती है। सिर से मतलब बालों के बीच में ऐसे हम उंगलियां करके देखते हैं कि उसके सर में तो कोई चोट नहीं लगा है। उसको हम पता कैसे चलेगा, अगर सर में चोट लगा है तो कहीं ना कहीं कट लगा होगा, फटा होगा। तो हमारे हाथों में ब्लड आ जाता है ना। हाथों में अगर ब्लड आ गया तो समझ लीजिए कि उसको सर में कहीं चोट लगी है, या उसके सर में कहीं सूजन है, तो भी आपके फिंगर के माध्यम से पता चल जाएगा। यहाँ पे उठा हुआ भाग है, यहाँ पे सोलिंग है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह हम गले में भी ऐसे करके देखते हैं। गले में अगर इस तरह से हमने करके देखा, उसको कट लगा हुआ सीधा लेटा हुआ पेशेंट है, तो भी हमें पता चल जाएगा कि इसकी गले में भी इंजर्ड है। इसी तरह हम चेस्ट को देखते हैं, है ना, बैक को देखते हैं, पैर को देखते हैं, है ना, सर से लेके पैर तक की हम जांच कर लिए। इसके बाद अगर हमें आवश्यकता है तो हम उसका एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कई पार्ट में होता है।
एक्सरे जैसे सर का एक्सरे हो गया, हाथ का एक्सरे हो गया, चेस्ट का एक्सरे हो गया, हिप बोन का एक्सरे हो गया, स्पाइनल का एक्सरे हो गया। इस तरह से कई तरह के एक्सरे किए जाते हैं, है ना। इसके बाद हमारा आता है क्या, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमने खून की जांच कराई, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी। केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। इसके बाद हमारा आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हम किस मरीजों का कराते हैं, जैसे किसी को सर में ज़्यादा चोट लगी हुई है या कि एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, हमने एक्सरे में देखा, हमें नहीं पता चल रहा है। तो जब हमें एक्सरे में देखने से पता नहीं चल रहा है तो हम उसका सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन में हमने उसकी सॉफ्ट टिश्यू देख ली, है ना। सॉफ्ट टिश्यू देखने के बाद उसके बोन्स भी देख ली। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इसमें हमें क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद उससे थोड़ा सा बृहद होता है एमआरआई। स्टूडेंट्स, एमआरआई में क्या होता है कि सीटी स्कैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। सीटी स्कैन में सॉफ्ट टिश्यू भी दिख जाते हैं, सॉफ्ट स्किन भी दिख जाती हैं। इसी तरह से जो छोटी छोटी नर्व होती हैं वो नर्वों भी हमारे एमआरआई में पकड़ में आ जाती हैं, जो सीटी स्कैन और एक्सरे में हमें देखने को नहीं मिलता है। एमआरआई में कई सारी फिल्में निकलती हैं, कई सारे पार्ट में आते हैं, वो हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारा आता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में कौन से मरीज रहते हैं, जो हल्की बीमारी से पीड़ित रोग को आवश्यक उपचार के बाद घर भेज दिया जाता है। जैसे वह मरीज जिसे हल्की फुल्की बीमारी है, 3 दिनों से 4 दिनों से उसको फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं, या उसको घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसे मरीज को हमने 2 दिन 3 दिन ओपीडी में बुलाएं, देखें कोई कट लगा हुआ है तो उसका ड्रेसिंग करेंगे और वह घर चला जाता है, दवाई दे दिए। लेकिन जो मरीज बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसकी फीवर 100 के ऊपर जा रही है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, 4-5 दिनों से काफ़ी तेज़ बुखार है, उसकी उल्टियाँ हर आधे घंटे में उसको उल्टियाँ हो रही हैं, है ना। तो ऐसे मरीज को हम उसकी जांच कराएंगे और आगे के ट्रीटमेंट के लिए उसको इन पेशेंट डिपार्टमेंट में मतलब आईपीडी के तौर पर उसे हम अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं और उसका आगे का उपचार हम भर्ती करके इलाज करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है ओपीडी से आईपीडी तक ले जाना। स्टूडेंट्स, कोई भी मरीज आता है तो पहले वो ओपीडी में आता है। ओपीडी से अगर उसको हमने भर्ती कर दिया तो भर्ती करने के उपरांत वो आईपीडी में किस तरीके से हम ले जाते हैं। तो रोगी बहुत अधिक बीमार नहीं है, है ना, अच्छे से समझिएगा। रोगी बहुत अधिक बीमार नहीं है तो और उन्हें चलने की इजाज़त है, तो ऐसे मरीज, ऐसे पेशेंट को के साथ हम एक अटेंडर या एक जीडीए या पीसीए के साथ पैदल भेजा जा सकता है ना। वो चल फिर सकता है तो उसे पैदल चलाकर सीढ़ियों के या रोपवे के माध्यम से उसको हम आराम से वार्ड में ले जाके शिफ्ट कर देंगे। किंतु जो पेशेंट बहुत अधिक बीमार है, चल नहीं सकता है, उसे हम व्हील चेयर में लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो मरीज आया है वो चल नहीं पा रहा है, उसके पैर में कट लगा हुआ है या प्लास्टर चढ़ा हुआ है या कि पैर की हड्डियाँ टूटी हुई हैं या बहुत वीकनेस है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है ना, स्टैंडिंग पोजीशन उसकी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे मरीज को हम क्या करेंगे, हम व्हील चेयर के माध्यम से, है ना, व्हील चेयर के माध्यम से कहाँ करेंगे, वार्ड में शिफ्ट करेंगे या ओपीडी में डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन अगर जो पेशेंट एम्बुलेंस से आया हुआ है ना, तो एम्बुलेंस से नॉर्मल पेशेंट कभी नहीं आता है। एम्बुलेंस से वही पेशेंट आता है जो बहुत ज़्यादा सिक होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है। उसे हम कभी भी व्हील चेयर या पैदल चलाने की इजाज़त नहीं देते, उसे हम हमेशा स्ट्रेचर पे लेंगे। किस पे लेंगे, स्ट्रेचर पे। जी, है ना, स्ट्रेचर के माध्यम से उसे हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं। स्ट्रेचर में हम उस पेशेंट को क्या है, लिटा के ले जाते हैं, कभी उसमें बैठा नहीं जाता, हमेशा पेशेंट लेटा हुआ जाता है। कौन कौन से पेशेंट स्ट्रेचर पे आते हैं मैं आपको बता दूं।
या तो RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज है, या मारपीट का केस है, उसको ज़्यादा इंजर्ड हुई है, उसका स्पाइनल में प्रॉब्लम है, स्पाइनल इंजर्ड हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, या उसको कोई और बीमारी है जिसके कारण वह बैठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, पैरालिसिस पेशेंट है, लकवा मारा हुआ है, उसे हम स्ट्रेचर के माध्यम से ही शिफ्ट करते हैं, है ना। अगला पॉइंट हमारा आता है एडमिशन ऑफ पेशेंट टू IPD बाई GDA, मतलब GDA द्वारा रोगी का IPD में दाखिल कराना। जो हमारा GDA है, जो PCA है, वो रोगी को IPD में किस तरह से दाखिल कराएगा। तो रोगी जो होता है का दाखिल कराने से पहले अपना परिचय देना। जो एक GDA है वो रोगी के पास जब भी जाएगा, मरीज के पास जब जाता है या उसके अटेंडर से मिलता है, तो पहले उसे अपना परिचय देता है कि मैं कौन, है ना। जैसे मैं राम इस हॉस्पिटल में GDA की पोस्ट में हूँ, आपको जो भी समस्याएं आएंगी या आपके उपचार में जो भी समस्याएं आ रही है, मैं उसका उपचार या आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ रहूँगा। उसके रिश्तेदारों से, उसके जो अटेंडर हैं, उसके साथ वालों से हम विनम्रतापूर्वक बात करेंगे, शालीनता से बात करेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अस्पताल में जो भी मरीज आता है वह बहुत परेशान रहता है, उसके साथ वाले भी बहुत परेशान रहते हैं, है ना। तो हमें उसे बहुत विनम्रता और भावपूर्वक बात करना चाहिए। उसे अपने संबंध बहुत अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि जैसा संबंध आप शुरू में बना लेंगे वही संबंध आपके आखिरी तक चलता है ना। इसके बाद आता है यदि रोगी बहुत बीमार है तो उसे हमें तुरंत बिस्तर पर ले जाना चाहिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो उसे हमें बिना समय गंवाए बिस्तर पे लेटा देना चाहिए, उसको एक बेड देना चाहिए। रिश्तेदार के सौजन्य से व्यवहार किया जाता है। उसे अच्छे, जो उसके साथ वाले आए हैं, जो मरीज को लेके आए हैं, उसे हम शालीनता से और अच्छे से व्यवहार करेंगे, बात करेंगे। और उसके साथ वालों को, जो पेशेंट के साथ वाले हैं, उनको हम अपने अस्पताल का नियम, जो हमारे हॉस्पिटल का रूल्स है, उसे हम बताएंगे कि हमारे हॉस्पिटल में ये नियम है, आपको इन नियमों का पालन करना है। आप जाएंगे वार्ड में, रिसेप्शन से एक IPD का भर्ती पर्चा बनवाएंगे, फाइल बनवा के लाएंगे। इसके बाद डॉक्टर को दिखाना है, उनसे जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम लिखा के उनसे आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पेशेंट को साथ वाले अगर कहते हैं कि नहीं, हम रोगी के साथ में रहेंगे, हमारे रोगी को अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसको खाना पानी या कि उसके टॉयलेट जाना है तो हम उसको मदद करेंगे। तो उसे हमें समझाना है कि नहीं, ऐसी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जो अटेंडर है, जो स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, वो आपकी पूरी मदद करेगा आपके रोगी की। आपको इसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है ना। ड्यूटी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी रूम में ऑलरेडी टॉयलेट है। रोगी को आराम से बैठाएंगे या उसको बिस्तर पे लिटाएंगे। उसके रिश्तेदारों को उसकी दिनचर्या या हॉस्पिटल के जो हमारे रूल्स हैं वो पूरे उसको बता दिया। अगर रोगी कहता है कि हमें डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से मिलना है, तो उसको हमें बोलना है कि जब डॉक्टर साहब राउंड में या विजिट में पेशेंट को देखने आते हैं, उस समय हम आपको बुला लेंगे, आप बाहर बैठिएगा, हम आवाज़ देंगे और आप आके अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, मरीज के बारे में जान सकते हैं, उसकी स्थिति के बारे में जान सकते हैं। और एडिशनल अगर आप कोई बात करनी है तो आप मरीज की पूरी जानकारी या डॉक्टर से भी दे सकते हैं और डॉक्टर से ले सकते हैं, है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों का मरीज के साथी को बताना है। उसका बिल कहाँ पेमेंट करना है, उसका पैसे का भुगतान कहाँ कराना है, वो सारी चीज़ें हम मरीज के साथ वालों को बताएंगे और वो जाके उसका बिल भुगतान करेगा और उसके आपके हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन का पालन करेगा। अगला पॉइंट हमारा था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम किन किन तरीकों से करते हैं। एक सचेत GDA, जो GDA है वो पूरी तरह से प्रिपेयर रहेगा, है ना। तो नए रोगी के साथ संपर्क के पहले कुछ क्षणों को उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। अगर आपने मरीज से कुछ देर बात कर ली है या उसके साथ वालों से बात कर ली है कुछ देर, कुछ समय के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मरीज
क्या सोचता है, कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, गंभीर है कि अभी सामान्य स्थिति पे है ना। और इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी हम मरीज से बात करेंगे तो हम इधर उधर ना देख के मरीज के चेहरे की तरफ देखते हैं। मरीज के चेहरे को हम क्यों देखते हैं, ताकि जब भी हम मरीज से बात करते हैं उसके चेहरे पे देखते हैं, तो जब मरीज हमें कुछ बातें अपनी बताता है, उसको क्या परेशानी, उसको क्या तकलीफ हो रही है, तो उस समय उसके जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वो बताता है कि मरीज को वाकई में बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत पीड़ित है, उसको थकान लगी है। उसके भाव, प्रतिक्रियाएं, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि वो कितना अधिक पीड़ित है अपने बीमारी को लेके, है ना, कितना चिंतित है। और त्वचा, उसके हम स्किन को भी देखेंगे, उसके त्वचा का रंग कैसा है, नीला है कि पीला पड़ रहा है, कि उसको रेड स्पॉट आ रहे हैं, कि उसको खुजली हो रही है ना। जैसे पीलिया या सियानोसाइसिस, ये सियानोसिस क्या होता है, नीले रंग, सियानोसिस शरीर में नीला नीला स्पॉट आ जाते हैं, नीला पड़ जाना, शरीर का नीला पड़ जाना, दैट इज सियानोसाइसिस। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, चेहरे का पक्षाघात देखेंगे, उसका पोषण के बारे में जानेंगे कि वो कैसा खाना पीना है, किस तरह से खाता है ना। तो आदि चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और उसका ऑब्जर्व करेंगे। फिर रोगी को उसके बिस्तर पर लेटाने में मदद करना, रोगी को हम उसके बिस्तर पर लेटाएंगे, अगर वो नहीं बैठ पा रहा है तो उसको हम बेड क्रेडल के माध्यम से, उसके पीछे एक बेड क्रेडल होता है जो बेड के पीछे लगा देते हैं, तो वो पेशेंट रोगी को आराम से बैठने से मिल जाता है। अगर पेशेंट बहुत देर से बैठा हुआ है तो उसे हम लेटाने में भी मदद करेंगे। स्ट्रेचर में जब पेशेंट कोई आता है या व्हील चेयर से जो कोई भी पेशेंट आता है तो उसे हम बड़ी शालीनता से 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलके उसके स्ट्रेचर से उठा के बिस्तर पर लिटाते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेचर से बिस्तर पर लिटाते समय उसकी कमर जो होती है, स्पाइनल जो होती है, उस पर एक कपड़ा या कमर पे एक व्यक्ति हाथ लगा के उसको एक साथ तीनों लोग मिलकर उठाते हैं, ताकि इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर उसकी कमर में कोई चोट लगी है, उसकी स्पाइनल इंजर्ड हुई है, तो और अधिक ना होने पाए, इस कारण से हम एक साथ जितने लोग उसको 2 या 3 लोग जब भी उठाते हैं, भी स्ट्रेचर पे से बेड पे शिफ्ट करते हैं, तो 2 या 3 लोग एक साथ उसको उठाकर और हम बेड पे शिफ्ट कर देते हैं। उसके उपरांत हम क्या करेंगे, हम ये उसका वाइटल साइंस चेक करते हैं। वाइटल साइंस मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, देन SpO2, ये सारी चीज़ें हम उसका नोट करेंगे। जिस समय पेशेंट हमारे पास आया है उस समय का नोट करेंगे और अपने रिकॉर्ड पे दर्ज कर लेंगे। साथ में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाते हैं, उसमें रोगी का नाम लिखते हैं, किस बीमारी से आया है, कितने बजे आया है, और आते ही के साथ उसका टेम्परेचर, उसका पल्स, उसका रिस्पायरेशन, उसका ब्लड प्रेशर, है ना, और उसका शुगर कितना है, पेशेंट होश में आया है कि बेहोशी अवस्था में आया है कि घायल अवस्था में आया है, ये हम उस चार्ट पेपर में लिख के और उसके बेड के सामने लगा देते हैं, ताकि कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ अगला आता है तो वो उस चार्ट पेपर को पढ़ के मरीज के बारे में अच्छे से जान सके, है ना। इसके बाद रोगी की फाइल बनाना। रोगी की फाइल बनाने में हम किन किन चीज़ों को या क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, क्या क्या मेंशन करते हैं, वो आपको बता दूं। सबसे पहले रोगी का प्रवेश भरते समय रोगी का नाम, मरीज का क्या नाम है ना। जैसे रोगी का नाम क्या हम लिख दें, राम, सॉरी, अरे यार, हमने ये देखिए रोगी का नाम लिख दिया राम, है ना। इसी तरह उसका क्या लिंग है, मेल है कि फीमेल है, वो चीज़ें लिखेंगे। उसकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रोगी का पता क्या है, रोगी कहाँ से आया है ना, उसका संपर्क नंबर क्या है, उसकी प्रवेश तिथि, ये चीज़ें बहुत मस्ट है कि उसकी प्रवेश तिथि, जिस तारीख को वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो डेट हम लिखेंगे। उसके बाद वो हम समय लिखेंगे कि जैसे 12:05 पर
दोपहर को आया। तो वो चीज़ें हम अवश्य रूप से मेंशन करेंगे कि 3 तारीख 2 महीना 2020 12:05 दोपहर के समय मरीज हमारे पास भर्ती हुआ, है ना। देखी गई स्थिति घायल अवस्था में आया कि बेहोश अवस्था में आया कि होश में आया है। जिस अवस्था में आया है वो अवस्था लिखेंगे। फिर किस डॉक्टर द्वारा रिफर किया गया है ना, कौन से डॉक्टर ने भेजा है या कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, दोनों डॉक्टरों का नाम लिखेंगे। उसमें एक चीज़ हम जरूर देखें, क्या मरीज को पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पुलिस हस्तक्षेप किस मरीज को होती है, जो कोई एक्सीडेंटल केस होता है, कोई मारपीट का केस हो, आग से जला हुआ मरीज हो या कोई जहर खाया हुआ मरीज हो, ऐसे मरीज में हम पुलिस केस की हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो हम उसमें हाँ का टिक करेंगे और एक FIR कॉपी बना के थाने में सबमिट करेंगे। फिर वार्ड का प्रकार, कौन सा वार्ड है, ICU है, जनरल वार्ड है, ऑर्थोपेडिक है ना, कि प्रसव वार्ड है, जो वार्ड होता है वो वार्ड लिखेंगे। उसके बाद वार्ड के बाद संख्या, वार्ड की संख्या, जैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। उसके बाद वार्ड के क्रमांक के बाद वार्ड बेड की संख्या, ICU में बेड नंबर 2, है ना, तो हम बिस्तर का संख्या भी लिखेंगे। फिर मरीज किस प्रकार भर्ती किया गया है, स्ट्रेचर से भर्ती किया गया है कि व्हील चेयर से भर्ती किया गया है कि मरीज चल कर आया है, उसका वजन क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद मोस्ट कॉमन चीज़ें शुरू होती हैं कि वाइटल साइन, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका पल्स क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसका SpO2 क्या है, उसका शुगर क्या है, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे। और लास्ट में जो मरीज को लेके आया है ना, उस मरीज का नाम, पता, मोबाइल नंबर और मरीज से उसका क्या संबंध है, ये चीज़ें हम अपने चार्ट पेपर में और फाइल में बना के रखते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्म भरना एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रोगी का नाम, वो लिंग महिला है कि पुरुष है, रोगी का पता, संपर्क नंबर, प्रवेश तिथि जरूर मेंशन करना है, प्रवेश का समय क्या है, दोपहर था कि शाम था कि रात था, कितने बज के कितने मिनट पे, देखी गई स्थिति घायल अवस्था थी कि बेहोशी अवस्था थी कि कॉन्शियस अवस्था थी, किस डॉक्टर ने रेफर किया है, किस डॉक्टर को देखना है, क्या पुलिस केस की हस्तक्षेप की ज़रूरत है, हाँ या नहीं, वो करना है। वार्ड का प्रकार, है ना, किस प्रकार भर्ती किया गया है, स्ट्रेचर से, व्हील चेयर से या पैदल चलकर, उसके वजन, ऊंचाई, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, देन SpO2 और लास्ट में मरीज के कौन लेके आया है और उसका मरीज से क्या संबंध है। इन सारी चीज़ों को हमको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है अपने हॉस्पिटल पे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।